दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। दो कथन दिए गए हैं, उनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी हैज़ बिल्ट द स्मॉलेस्ट ह्यूमन मेड फ्लाइट स्ट्रक्चर माइक्रोचिप। सूक्ष्म एक चिप बनाया गया है जो फ्लाइट स्ट्रक्चर का यूज करके, यानी फ्लाइट स्ट्रक्चर के नेचर का है, और ये स्मॉलेस्ट ह्यूमन मेड है, मानव के द्वारा सबसे निर्मित सबसे छोटा है। इसको क्या नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्मित किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है नीति आयोग हैज लॉन्च्ड ए प्रोग्राम फॉर ट्रेनिंग रूरल वुमेन इन डेयरी फार्मिंग इन द कंट्री। देश में ग्रामीण महिलाओं को डेयरी फार्मिंग में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया। अब इसमें कह रहा क्या नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड वाला गलत है, क्योंकि इसको लॉन्च किया गया है डेयरी विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब बात यहाँ नीति आयोग आई है, तो नीति आयोग को एज ए थिंक टैंक के रूप में 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया है। किसके स्थान पे किया गया है, तो ये पहले इसके जगह क्या था, योजना आयोग था। तो योजना आयोग के स्थान पे इसे लाया गया है। योजना आयोग की स्थापना अगर पूछा जाए तो 1950 में हुई थी। ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है रिसेंटली इन व्हिच स्टेट यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल। आपको पता है कि पीयूष गोयल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मंत्री हैं। उन्होंने अनाउंस किया है टू सेटअप स्थापित करने का व्यूअर सर्विसेज एंड डिजाइन रिसोर्स सेंटर। ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता, यानी बुनकर सेवा व डिजाइन रिसोर्स सेंटर संसाधन सेंटर, यानी बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या जयराम रमेश जी हैं या फिर और कोई है, ये बताना है। दूसरा, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर को बताना है। तीसरा, हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ, ये आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखिएगा। अब आगे आते हैं। हाँ, यहाँ हिमाचल प्रदेश से ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ई कैबिनेट पूछा जाए तो ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था, हिमाचल प्रदेश था। ई लोक अदालत पूछा जाए, देखिए ई कैबिनेट और ई लोक अदालत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये पीटी में, यूपी पीटी में पूछा जा चुका है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश ई लोक अदालत को लागू करने वाला, ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य था। लेकिन यहीं ई लोक अदालत अगर पूछा जाता है तो ई लोक अदालत को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, तो वो था छत्तीसगढ़। ये पीसीएस में क्वेश्चन आया था, यूपी पीसीएस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, तब आंसर इसमें छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ये पंचायत पुरस्कार कौन जीता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस बार के लिए है, उत्तर प्रदेश के द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार को जीता गया है। उत्तर प्रदेश के द्वारा 2021 में बेस्ट झांकी का पुरस्कार भी उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है। तो ये इतनी बातें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा कौन से कथन सही है। सानिया मिर्जा एंड झांग सुई हैज ओन द वुमेन्स डबल्स टाइटल ओस्ट्रावा ओपन इन चेक रिपब्लिक यानी चेक गणराज्य में ओस्ट्रावा ओपन हो रहा है और सानिया मिर्जा व चीन की झांग सुई के द्वारा क्या वुमेन्स डबल टाइटल का खिताब जीता गया। ये पहला स्टेटमेंट आपके सामने दिया गया है। और दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है द क्रिप्टो टेक इंडस्ट्री इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रीच 241 मिलियन $US बाई 2028, यानी 2028 तक, एज पर रिसेंटली रिलीज नैसकॉम। यानी नैसकॉम
का भी हाल ही में डेटा आया। तो नाइस्कैम के डेटा के अनुसार 2028 तक क्या इंडिया का क्रिप्टोटेक इंडस्ट्री 241 मिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा। ये अब दोनों स्टेटमेंट बताना है क्या सही है क्या गलत। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, केवल एक सही है। अगर ओस्ट्रावा ओपन की बात किया जाए तो इसको सानिया मिर्जा व झांग सुआई जो चीन की हैं, दोनों ने मिलकर डबल महिला खिताब जीता है, टाइटल जीता है। और इन्होंने किसको हराया है, तो ये हराया वाला भी याद रखिएगा, कैटलिन क्रिस्टियान। कैटलिन क्रिस्टियान को हराया, लिख दे रहे हैं कैटलिन क्रिस्टियान। कैटलिन क्रिस्टियान को हराया है। और ये कहाँ की हैं, ये यूएसए अमेरिका की हैं। और इसके साथ इरिन राउटलिफ, इरिन दूसरा नाम लिख लीजिएगा, इरिन राउटलिफ को हराया है, जो कहाँ की हैं, न्यूजीलैंड की हैं। कहाँ की हैं, न्यूजीलैंड की। तो सानिया मिर्जा व झांग सुआई दोनों लोगों ने मिल करके कैटलिन क्रिस्टियान जो अमेरिका की हैं तथा इरिन राउटलिफ जो न्यूजीलैंड की हैं, उनको 6-3, 6-3, 6-2 से पराजित किया है। दूसरा स्टेटमेंट की अगर बात किया जाए तो नाइस्कॉम के द्वारा डेटा रिलीज किया गया और उसमें कहा गया जो क्रिप्टो यानी क्रिप्टो का मतलब हुआ जैसे जो क्रिप्टो करेंसी थी, बिटकॉइन, इस टाइप की जो मुद्रा है, इसका इंडस्ट्री भारत में भी पनप रहा है। तो ये कहा गया कि जो क्रिप्टो टेक, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है क्रिप्टो करेंसी बनाने को, उसी को क्रिप्टो टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता और इससे संबंधित उद्योग क्रिप्टो टेक इंडस्ट्री कहलाता है। तो भारत 2028 नहीं दोस्तों, 2030 तक ये कहा गया नाइस्कॉम की रिपोर्ट में कि भारत इन्वेस्टमेंट एंड लागत बचत के रूप में जितनी लगाता है उसके बदले में जो भारत को आउटपुट प्राप्त होता है उसी को लागत बचत कहा जाता। तो भारत जितना निवेश हुआ लागत बचत के रूप में 2030 तक 184 बिलियन, मिलियन नहीं, 184 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट हो जाएगा। तो ये डेटा आप नोट कर लीजिएगा। कहीं पर भी क्रिप्टो करेंसी संबंधित या क्रिप्टो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में भी आता है तो नाइस्कॉम का एक डेटा इस्तेमाल वहाँ आप कर सकते हैं कि 2030 तक भारत निवेश एवं लागत बचत के रूप में क्रिप्टोटेक इंडस्ट्री से 184 बिलियन यूएस डॉलर का बाजार मार्केट हो जाएगा। अब यहाँ बात आई है कि नाइस्कॉम की, तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि नाइस्कॉम इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों यहाँ एन से है नेशनल, ए से है एसोसिएशन ऑफ, और एस से है सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, और सी से है कंपनीज। ये कौन से कंपनीज है, तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। रेखा एम मेनन इस समय इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन और आंसर। तो इसका ओनली 1 सही जवाब हो जाएगा। बात करते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, बताना कौन से कथन सही हैं। असम्स जुडिमा राइस वाइन हैज बीन गिवन जीआई टैग। असम की जीआई टैग, पहली जीआई यानी असम की एक पहली पूर्वोत्तर भारत की शराब है जो राइस से तैयार की जाती है, उसका नाम क्या है, जुडिमा। और ये असम की दिमासा एक जनजाति है, उस दिमासा जनजाति के द्वारा जुडिमा नामक शराब का उत्पादन किया जाता है। इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया, बिल्कुल बात सही है। ये असम के जुडिमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया। अब बात आती है कि जो ये जीआई टैग है इसकी फुल फॉर्म क्या, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, और ये अधिनियम 1999 का है। 1999 का अधिनियम है। और जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की अगर बात किया जाए तो 2004 में भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की टी को, चाय को दिया गया था।
अब बात करते हैं कि जीआई टैग होता क्या है। तो जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसी क्षेत्र विशेष की विशिष्ट उत्पाद को प्रदान किया जाता है जो उस भौगोलिक क्षेत्र विशेष के लिए ही वो जानी जाती है। तो ये जीआई टैग होता है। तो जीआई टैग कितने वर्षों के लिए होता है? ये 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेडिकेट्स टू द नेशन द न्यूली कंस्ट्रक्टेड कैंपस ऑफ, ये अलग से क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रेस मैनेजमेंट ये कहाँ स्थित है? तो ये रायपुर में स्थित है। कहाँ? रायपुर में। अभी इसका एक नया कैंपस का निर्माण किया गया जिसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका क्या किया गया? ये राष्ट्र को समर्पित किया गया है, राष्ट्र को सौंपा गया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर बहुत स्टेटमेंट सही हैं। तो ये अलग से ध्यान रखिएगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रेस मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रेस मैनेजमेंट ये कहाँ स्थित है? रायपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर 2 कथन दिया गया और अगले क्वेश्चन में बताना है कि क्या सही नहीं है। आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है पारादीप पोर्ट। पारादीप ये उड़ीसा का पोर्ट है, ये आपको पता होगा। तो ये पारादीप उड़ीसा में है। पारादीप पोर्ट के द्वारा 44th वर्ल्ड मेरीटाइम डे का आयोजन किया गया और इस बार की जो थीम रखी गई है ये सेलर्स, ये सेलर्स नहीं है, सी फेरर्स है। यहाँ आप सही कर लीजिएगा, ये सी फेरर्स है, सेलर्स नहीं, सी फेरर्स। एट द कोर ऑफ द फ्यूचर ऑफ शिपिंग, एट द कोर ऑफ द फ्यूचर ऑफ द शिपिंग ये थीम है इस बार की। पीएम मोदी डेडिकेटेड 42 वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स विद स्पेशल क्वालिटी टू द नेशन, यानी माननीय मोदी जी देश को ऐसी 42 नई फसलें जो नई विकसित हुई हैं उनको देश को समर्पित किया है। क्या ये बात सही है? तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि माननीय मोदी जी के द्वारा 42 नहीं 35 विभिन्न प्रकार की वैरायटीज को विकसित करके देश को सौंपा गया है, देश को समर्पित किया गया है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि पारादीप पोर्ट के द्वारा जो 44th वर्ल्ड मेरीटाइम डे मनाया गया उसकी थीम सी फेरर्स एट द कोर ऑफ द फ्यूचर ऑफ द शिपिंग थी। तो यहाँ पर आपका ये गलती से टाइप हो गया, ये आपका सी फेरर्स होगा। बाकी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर सही है। अब बात करें कि सबसे पहली बार ये कब मनाया गया था, तो ये पहली बार 1978 में मनाया गया था। क्यों 1978 में कब मनाया गया था? तो ये 17 मार्च को मनाया गया था। 17 मार्च को मनाया गया था क्योंकि 17 मार्च को जो इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका 1958 में उसका जो कन्वेंशन है उसको लागू किया गया था 17 मार्च को। तो ये पहली बार 17 मार्च को मनाया गया। उसके बाद से इसे सितंबर का जो अंतिम सप्ताह होता है, हर साल सितंबर के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता, सितंबर के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। तो इस बार इसे कब मनाया गया, इस साल का पूछा जाए तो ये 28 सितंबर को मनाया गया है। किस नंबर का? तो ये है किस 44वें नंबर का है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आते हैं और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। हु हैज़ रिटन द बुक स्मार्ट विलेज ब्रिजिंग द ग्लोबल अर्बन रूरल डिवाइड, अर्थात ग्रामीण व शहरी जो विभाजन है वो वैश्विक स्तर पे उसको कैसे समाप्त किया जाए और कैसे स्मार्ट विलेज को विकसित किया जाए, ये नाम ये शीर्षक से किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पुस्तक है, इसको लिखा श्रीधर बेम्बू। बुक पूछेगा स्मार्ट विलेज ब्रिजिंग द ग्लोबल अर्बन रूरल डिवाइड, इस पुस्तक को श्रीधर बेम्बू के द्वारा लिखा गया है। लास्ट में हम स्कीम डिस्कस करते हैं। तो
अब शुरू करते हैं, आज आपको स्कीम बताएंगे। तो स्कीम शुरू करते हैं। कल हमने आपको जो 2 स्कीम डेली डिस्कस की जाती हैं, तो कल हमने आपको स्कीम जो दिया था उसका नाम था स्मार्ट मिशन। स्मार्ट मिशन स्कीम, स्मार्ट मिशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे मेंस में भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्री में तो पूछता ही है। स्मार्ट सिटी मिशन, इसका पूरा नाम है स्मार्ट सिटी मिशन। अब आइए स्कीम में आपको, जैसा कि पीछे भी बताए कि इस स्कीम में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, कब लॉन्च की गई, कौन सी मिनिस्ट्री है, फंडिंग कैसे होती, मुख्य प्रोविजन क्या है, ये सब पता होना चाहिए। अब कैसे आपको ये स्कीम की डेट याद रखना, तो आप देखिए यहाँ आपको तरीका बता रहे हैं कि कैसे आपको ध्यान रखना। तो आप स्मार्ट ऐसे लिखिए, लिख दिया SMART स्मार्ट। अब इसके अक्षर आपको गिन लेना है, गिनिए। यस टोटल अक्षर कितने हैं, तो एक टोटल अक्षर गिनिए, तो 1 2 3 4 5 टोटल अक्षर आप गिनोगे तो कितने आएंगे, स्मार्ट में 5 अक्षर आएंगे। तो 5 को लिख लेना है, 5 को लिख लेना है, और 5 डबल 5 लिख लीजिए। अभी आपकी बात समझ में आएगी सारा कुछ। और 5 के आगे क्या लगा देना, अब 5 के आगे लगा देना है 2, और यहाँ पर भी आपकी 2। तो यानी ये 5 का मतलब लास्ट में 5 आ रहा, तो लास्ट का सन कौन सा होगा, 2015, क्योंकि जितनी भी स्कीम है 2014 के बाद की मोस्टली हैं। तो आप इसमें कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि कब लॉन्च की गई होगी, तो ये 2015। और यहाँ भी आगे भी हम 2 लगाने के लिए बोले तो ये 25 बन गया, 25 बन गया। अब जो ये स्मार्ट लिखे थे उसमें आप पहला अक्षर उठाइए, पहला यस, और यस का मतलब होता 6, और छठा महीना कौन होता है, तो छठा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो छठा महीना कौन आएगा, जून आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये दिमाग में बैठा लिए तो ये भूल जाइए कि हमको इसकी डेट याद रखना। यानी ये आपकी कब लॉन्च की गई, 25 जून 2015 को। स्मार्ट सिटी मिशन कब लॉन्च किया गया, 25 जून 2015 को। आप कहेंगे कि इसको तो ऐसे भी याद कर सकते थे, बिल्कुल याद कर सकते थे, लेकिन एग्जाम में जब बैठते हैं तो सारी स्कीम एक दूसरे में ओवरलैपिंग होती है और फिर समझ में नहीं आता कौन 15 थी कि 16 थी कि 14 थी कि 17 थी। सन में कन्फ्यूजन, दूसरी बात डेट में कन्फ्यूजन, आगे पीछे आपका शुरू हो जाएगा। और इनमें पीछे के पेपर उठा के देखेंगे तो क्रोनोलॉजी भी इनकी पूछी जा चुकी है। तो एग्जैक्ट डेट अगर जो क्रोनोलॉजी क्वेश्चन में पूछी गई थी, आप पेपर उठा के देखिएगा 2019 का शायद है, तो उसमें पीसीएस वाले में पूछी गई थी स्कीम का क्रोनोलॉजी, और उसमें 2-2 3-3 महीने के गैप वाली स्कीम भी दी गई थी। इसीलिए स्कीम आप अगर सारे क्वेश्चन सही करना चाहते हो तो ये आपको डिटेल पता होना चाहिए कि इस डेट को लॉन्च की गई। तो कल हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन को इसी तरीके से याद करवाए थे। रर्बन मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, तुरंत आप बता सकते हैं कि अच्छा उसका भी कि RU से बताए थे, U 21 नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है। तो हमने क्या बताया था कि रर्बन मिशन वाले में ये कब लॉन्च की गई, तो उसकी डेट भी आपको बताए थे रर्बन मिशन की, पीछे की अगर वीडियो देखिएगा इसी टाइप का। तो आज आपका जो ये स्मार्ट सिटी मिशन है ये कब लॉन्च की गई, 25 जून 2015 को। तो ये पहला आपका क्लियर हो गया। दूसरा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा, महुआ का मतलब हुआ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास तथा शहरी मामलों का मंत्रालय जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया। किया क्या जाएगा स्मार्ट सिटी में, तो स्मार्ट जो शहर हैं उन शहरों को स्मार्ट बनाया जाएगा। और कैसे बनाया जाएगा, तो इसमें विकसित किया जाएगा कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। आप कहेंगे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जैसे घर बनाने के लिए न्यू की ज़रूरत पड़ती है, न्यू नहीं है तो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती, मकान नहीं बन सकता, वैसे ही देश में सामाजिक आर्थिक औद्योगिक विकास, सामाजिक आर्थिक भौतिक विकास के लिए क्या चाहिए, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को इसमें विकसित किया जाएगा ताकि लोगों को, भारत के नागरिकों को एक क्वालिटेटिव लाइफ प्रदान किया जा सके, क्वालिटेटिव डिसेंट लाइफ प्रदान किया जा सके। और साथ ही जब
शहर स्मार्ट होंगे तो उससे जो प्रदूषण की समस्या होती वो भी कम होगी और स्वच्छ व सतत पर्यावरण भी होगा और इससे अंततः इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो समावेशी विकास है वो भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो ये इसकी प्रमुख उद्देश्य ये है कि इसका उद्देश्य क्या है। अब इसमें फंडिंग केंद्र और राज्य मिलकर करेंगे और जब केंद्र राज्य मिलकर करते हैं तो उसे बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये स्कीम किस प्रकार की है दोस्तों? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसकी फंडिंग केंद्र व राज्य दोनों के द्वारा मिलकर की जाएगी। अब इसमें स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या किया जाएगा? तो जो पुराना बना है उसको पुनरुद्धार किया जाएगा, यानी उसको ठीक किया जाएगा। इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग की जाएगी शहरों में और कुछ तो नया जो डेवलपमेंट हुआ उसको रीडेवलपमेंट किया जाएगा। रीडेवलपमेंट जो पहले से डेवलपमेंट था उसी में दुरुस्त करके नए तरीके से विकसित किया जाएगा, तो उसको रीडेवलपमेंट बोलते हैं। तो इसमें रेट्रोफिटिंग होगा, रीडेवलपमेंट होगा और ग्रीन फील्ड का मतलब जहाँ कुछ नहीं बना था, जैसे हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, तो वहाँ नए सिरे से स्कूल बनाए जाएंगे और इसी को ग्रीन फील्ड कहा जाता। कुछ जहाँ कुछ भी ना हो उसको नए तरीके से तैयार करना, तो इसमें ग्रीन फील्ड जैसी प्रोजेक्ट को भी शामिल किया गया है। अगर इसकी हम बात करें तो ये 4 पिलर पे स्मार्ट सिटी मिशन आधारित है। इसको अच्छे से भी तैयार करिएगा। जो कीवर्ड आपको बता रहे हैं ध्यान रखिए। इसी को निबंध भी आ सकता है और आ चुका है। स्मार्ट सिटी मिशन एक ब्राडर कॉन्सेप्ट है भारत के संदर्भ में, तो इसके लिए निबंध भी टॉपिक बन सकता। तो जो पॉइंट बता रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा। तो इसका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाएगा। दूसरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे PI SI, उसके बाद II इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और उसके बाद EI इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमिक टाइम से नहीं है ये आपका EI यानी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया जाएगा। तो कौन हो गया? PI SI II EI यानी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा ये फिजिकल मतलब हुआ भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचना, SI का मतलब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर, और तीसरा संस्थागत इंफ्रास्ट्रक्चर। संस्थागत इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ वो भी अभी बताएंगे। और तीसरा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 4 इसके प्रमुख पिलर हैं। कौन कितने पिलर हैं? 4 प्रमुख इसमें पिलर है जिस पे स्मार्ट सिटी को विकसित किया जाएगा। अब बात करते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो अगर बात करें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आपको दिखाई दे, क्या दिखाई दे? बिजली, तार खंभा लगा करके सब कुछ 24 घंटे 24/7 बिजली उपलब्ध हो, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा वाटर सप्लाई, जलापूर्ति होती रहे पर्याप्त रूप से, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। वाटर सप्लाई। और शहरों में प्रमुख समस्या क्या है? जल निकासी की समस्या है। और इसके बाद जो अपशिष्ट होता है उसका मैनेजमेंट नहीं हो पाता, तो इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तथा सीवरेज जो निकास जो अपशिष्ट पानी है उसके निकास पर नालियों को बनाने पर या जल निकास प्रणाली पर प्रमुख रूप से बल दिया जाएगा। इसके अलावा साइबर कनेक्शन किया जाएगा। कनेक्टिविटी का मतलब हुआ कि शहरों में क्या हो, कनेक्टिविटी पर प्रमुख रूप से बल दिया जाएगा। और एक कनेक्टिविटी रेलवे, दूसरा रोड्स और तीसरा एयरवेज का मतलब वायु पट्टी के माध्यम से वायु के द्वारा क्या किया जाएगा? कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी। यानी RRA रेलवेज, रोड्स व एयरवेज के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा। तो ये कनेक्टिविटी पर प्रमुख रूप से बल दिया जाएगा। इसके अलावा जो गरीब हैं उनके लिए वहनी अफोर्डेबल घर रहें, हाउसिंग पर भी इसमें प्रमुख रूप से बल दिया जाएगा। इसके अंतर्गत स्कीम भी अलग से चल रही, प्रधानमंत्री आवासन योजना ग्रामीण व शहरी, उसको भी डिस्कस हम
करेंगे। इसके अलावा अगर कोई डिजास्टर आ जाता है, जैसे पानी मानसून आया, पानी भर गया, तो ऐसे सहन नहीं होने चाहिए कि पानी से लबालब, जो कि अभी मानसून के दौरान आपने लखनऊ, दिल्ली जैसे शहरों, महानगरों की स्थिति आपने देखा, मुंबई, चेन्नई, ये सब, तो ये पानी का भराव भी नहीं होना चाहिए। यानी किसी भी तरीके के डिजास्टर से निपटने के लिए, चाहे वो प्राकृतिक हों, चाहे वो मानव निर्मित हों, उनसे निपटने के लिए पूरा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट किया जाएगा। तो ये सब रहा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब बात आती है दूसरा, हमने कहा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में किस पे बल दिया जाएगा? सोशल में आपका सबसे ज़रूरी है स्वास्थ्य और दूसरे नंबर पे फिर क्या? शिक्षा। सबसे ज़रूरी क्या है? स्वास्थ्य, हेल्थ। दूसरा एजुकेशन। तीसरा, जब स्वास्थ्य शिक्षा हो गई तो आदमी का इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, तभी मूड उसका क्या रहेगा? सही रहेगा। तो इसमें क्या? इंटरटेनमेंट, मनोरंजन। और मनोरंजन के लिए कहाँ कहाँ मनोरंजन के लिए? तो पार्क हों, पार्क में घूम घाम के मनोरंजन कराए। इसके अलावा ग्रीन्स हों तो वहाँ पर इंटरटेनमेंट हो। इसके अलावा म्यूजिक पर भी अच्छा मधुर सॉन्ग सुनाई दे बाहर निकले तो। इसके अलावा कल्चर, विभिन्न प्रकार की कल्चर पे बल दिया जाएगा। भारत का जो हेरिटेज विरासत है उस पे, और विरासत को संरक्षित संवर्धित करने के लिए प्रसाद योजना चल रही है। उसके बाद एडाप्ट हेरिटेज, कई स्कीम चल रही हैं, कई पीछे हम डिस्कस भी प्रसाद को कर चुके हैं। तो ये आपका कौन? म्यूजिक हुआ, कल्चर हुआ, हेरिटेज हुआ। इसके अलावा स्पोर्ट्स, खेल कूद, ये सब इंटरटेनमेंट में आते हैं। तो ये खेल कूद हुए, और खेल कूद में भी दो, इंडोर आउटडोर दोनों पर बल दिया जाएगा। इसके अलावा पर्यटन, लोग क्या है? पर्यटन कर सकें, तो टूरिस्ट आए, तो ऐसा भी इसमें आपका प्रमुख रूप से ध्यान रखा जाएगा। इस प्रकार कुल मिला के ये इंक्लूसिव यानी समावेशी प्लानिंग पर ये आधारित है। और इंक्लूसिव प्लानिंग कैसे होगी? इसमें SC ST, इसके अलावा जो बैकवर्ड क्लास हैं, उनको विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। उनको इंसेंटिव देते हुए स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये दूसरा जो अभी ये सारे पॉइंट बताए, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे। इसके अलावा अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्थागत अवसंरचना। और संस्थागत में भाई सर्विस जो हो वो त्वरित रूप से लोगों को मिले। अब ये नहीं कि गए कोई सेवा लेने, वहाँ लाइन लगी है तो वहाँ, चाहे हॉस्पिटल गए या किसी दफ्तर गए तो वहाँ 2-2 घंटे लाइन लगाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या हो? स्पीडी सर्विस डिलीवरी। तो इसमें स्पीडी सर्विस डिलीवरी, त्वरित रूप से सेवा सुपुर्दगी पर बल दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी घटना घटित हुई तो तत्कालिक रूप से वहाँ जो जिस विभाग से संबंधित है उसके जो स्वास्थ्यकर्मी या अन्य कर्मचारी हैं, वो तत्काल रूप से या अधिकारी हैं, पहुंच जाए। कुल मिला के इन्फोर्समेंट, चाहे स्कीम हो, चाहे वो कोई आपकी घटना या दुर्घटना हो, तो उसके लिए जो जिम्मेदार संस्था है उसके कर्मचारी अधिकारी तत्कालिक रूप से पहुंच जाए। वह कोई भी क्वेश्चन कोई करता है या कुछ पूछता है तो उसका त्वरित जवाब मिले, इस पे भी बल दिया जाएगा। इसके साथ ही सिक्योरिटी, सुरक्षा को भी अंजाम, इसमें सुरक्षा वाले संस्थाएं जो हैं वो अपना अच्छे से काम करें। इसके अलावा टैक्सेशन, इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, बैंकिंग पे, इसके अलावा आपका स्किल डेवलपमेंट में इसमें ध्यान दिया जाएगा। और सबसे बढ़कर इसमें इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल को बिल्कुल ध्यान रखा गया है। और इसके बाद लोगों का यानी क्या, वो पार्टिसिपेशन हो डिसीजन मेकिंग में। कोई भी डिसीजन लिया जाए तो उसमें लोगों को शामिल किया जाए, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। और सबसे इसी पॉइंट में आएगा इंस्टीट्यूशनल में कि ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विस डिलीवरी को भी प्रमुख रूप से बल दिया गया है। और इसमें सिटीजन एडवाइजरी कमेटी का भी गठन किया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आती है तो इसमें जो ये सिटीजन एडवाइजरी कमेटी होंगी वो समय समय पर क्या करेंगी? सजेस्ट करेंगी उनके लिए क्या, लोगों के लिए और क्या किया जाना चाहिए, ये प्रमुख रूप से बल दिया जाएगा। अब आते हैं, ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाएगा। और सबसे लास्ट में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया जाएगा। और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा? GDP यानी आर्थिक गतिविधियों को। और आर्थिक गतिविधियों में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि GDP का कंट्रीब्यूशन,
जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें क्या एक संतुलन हो। संतुलन का मतलब हुआ संगठित असंगठित दोनों क्षेत्रों में जो श्रमिक वर्कर्स लगे हैं उनका पर्याप्त रूप से योगदान होना चाहिए। इसके अलावा नौकरी सबको मिले, सबसे ज़रूरी है रोजगार। शहर स्मार्ट बनेंगे तो लोगों को क्या मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा। जॉब क्रिएशन को भी बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा लाइवलीहुड एक्टिविटीज़, ये नहीं कि सारा मशीनरी एक्टिविटीज़ को मशीनरी के माध्यम से हो रहा है, लोगों को कोई जॉब यानी आजीविका छिन गई, वो भी नहीं। इसमें लाइवलीहुड के यानी जो आजीविका के स्रोत हैं उसको भी ध्यान में रखा गया है। और सबसे लास्ट में इसमें जो आपकी मार्केट ग्रोथ को भी ध्यान में रखा गया कि किस प्रकार मार्केट ग्रोथ हो सकती है। तो ये प्रमुख रूप से इसमें जो हैं कारक जिसमें ध्यान रखा गया है। तो ये थी आपकी स्मार्ट सिटी मिशन। तो ये आपका प्री मेंस इंटरव्यू तक जितना आपका पॉइंट हो सकता वो हमने इसमें डिस्कस कर दिए। सबसे लास्ट यूपी स्पेशल के लिए भी ज़रूरी है कि यूपी के कितने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहरों को शामिल किया गया। ये क्वेश्चन पूछा था पिछली बार, तो 10 शहरों को यूपी के इसमें स्मार्ट सिटी में शामिल है, स्मार्ट सिटी में शामिल है। उनमें से पहले राउंड में केवल एक ही को शामिल किया गया, उसका नाम था नवाबों का शहर लखनऊ। पहले 4 राउंड में यूपी के शहरों को इसमें शामिल किया गया, फर्स्ट राउंड में लखनऊ को शामिल किया गया। अब बात आती है सेकंड राउंड, तो सेकंड राउंड में 3 शहर शामिल हैं। तो लखनऊ के पास कौन बचा, कानपुर बचा। और कानपुर के आगे जाओ तो कौन मिलेगा, आगरा। और इधर कहाँ ये, और तीसरा आपका कौन है, वाराणसी। तो 3 शहरों को ये तीसरे राउंड में, पहले राउंड में केवल लखनऊ, सेकंड राउंड में कानपुर, आगरा, बनारस को शामिल किया गया। और तीसरे राउंड में भी 3 शामिल हुए हैं। सेकंड व थर्ड राउंड में 3-3 है, तो 6 ये हो जाएंगे। और ये सेकंड राउंड में कौन कौन है, तो सेकंड राउंड में आपका प्रयागराज हो गया, प्रयागराज को शामिल किया गया। प्रयागराज के बाद आपका झांसी और आपका अलीगढ़ ये शामिल किए गए थर्ड राउंड में। ये ध्यान रखिएगा, अलग से भी क्वेश्चन बन सकता कौन शामिल कौन नहीं। और फोर्थ राउंड में, जो फोर्थ राउंड है उसमें आपका तीनों के तीनों पश्चिमी यूपी के हैं, जिनमें आपका मुरादाबाद, उसके बाद बरेली और उसके बाद सहारनपुर। तो ये 3 शहर शामिल किए गए, यानी 9 ये हो गए। 3-3 के पेयर में 3-3 शहरों को एक राउंड में शामिल किया गया। पहले राउंड में केवल लखनऊ है, दूसरे राउंड में हमने कहा कि कानपुर, आगरा, बनारस सेकंड राउंड में है। थर्ड राउंड में कौन शामिल किया गया, तो थर्ड राउंड में हमने क्या कहा कि प्रयागराज, झांसी और अलीगढ़। और फोर्थ राउंड में तीनों पश्चिमी यूपी के हैं, मुरादाबाद, बरेली, उसके बाद सहारनपुर। टोटल 10 यूपी के शहर ध्यान रखिएगा स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल हैं। और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि 7 यूपी के शहरों को वे खुद के प्रयास से स्मार्ट बनाएंगे, जिनमें मेरठ, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, मथुरा, वृंदावन, शाहजहांपुर इनको शामिल किया गया है। और आपका इसमें अयोध्या, मेरठ, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, शाहजहांपुर इनको भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत यानी खुद यूपी के द्वारा इनको विकसित किया जाएगा। अब बात आती है स्मार्ट सिटी, कौन पहला ऐसा शहर, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि पहला कौन शहर था जिसको स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया। फर्स्ट मैसूर था या भुवनेश्वर, इसको आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और सबसे अगला क्वेश्चन है 100 स्मार्ट सिटी कौन, तो इसको सभी लोग जानते हैं कौन था, मेघालय की राजधानी शिलोंग को 100 स्मार्ट सिटी के रूप में शामिल किया गया है। शुरुआत में जब फर्स्ट फेज में इसे लॉन्च किया गया तो 100 शहरों को इसमें शामिल किया गया था, लेकिन उसके बाद सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, इस प्रकार वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा शहरों को इसमें शामिल कर लिया गया है स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत। यूपी के 10 शहर इसमें शामिल हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। आइए अगली स्कीम को हम शुरू करते हैं। जो स्कीम नंबर 2 है उसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के साथ साथ में आप लिखते भी चलिएगा। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इन्हीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक मानववाद यानी नेता थे,
मानवतावादी थे। तो ये सब आप पीछे भी बता चुके। तो इन्हीं के जन्मदिन पर 25 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस। क्या मनाया जाता? अंत्योदय दिवस। अंत्योदय दिवस अभी मनाया गया। इसी अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को 2000, ध्यान दीजिएगा, 3 स्कीम 25 सितंबर को लॉन्च की गई हैं। तीनों का कोरिलेशन समझिएगा। 25 सितंबर की जब बात आती है तो 2014 में 25 सितंबर 2014 को एक स्कीम आपको जो अभी बताएं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की गई और एक स्कीम शुरू की गई जिसका नाम है मेक इन इंडिया, जिसमें शेर बना होता है, बाघ बना होता भारत, उस रूप में विकसित होगा। यानी ये क्या, मेक, यानी जो ग्रोथ जितनी भी मेड इन इंडिया था उसको मेक इन इंडिया में कन्वर्ट किया जाएगा। तो मेक इन इंडिया भी पूछा जाए तो 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया और 25 सितंबर 2014 को ही दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का भी शुभारंभ होता है ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। अब बात आती है कि इसमें क्या किया जाएगा। तो इसमें कौशल विकास व उत्पादन क्षमता विकास, ग्रामीण स्तर पर लोगों में कौशल क्षमता का विकास हो व उत्पादन क्षमता का विकास हो, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। और तीसरी स्कीम आप कहोगे वो नहीं बताए, तो वो है सौभाग्य योजना। पीछे डिस्कस कर चुके हैं सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना हमने कहा था 100 से सौभाग्य, तो सौभाग्य में कौन, तो ये आपका सा का मतलब 7, लास्ट में 7 लगा लीजिए, 2017 सौभाग्य योजना को 2017 में, और कब, 25 सितंबर को सौभाग्य योजना को भी 2017 में शुरू किया गया है। इसी को सहज बिजली हर घर योजना के नाम से जाना जाता है, जिसमें एलपीजी गैस कनेक्शन इत्यादि को सुनिश्चित किया जाता है। आगे आइए, तो इसमें बात हो रही थी यहाँ दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की। तो इसमें कौशल विकास तथा उत्पादन क्षमता विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें एज कितनी रखी गई युवाओं की? 15 से 35 वर्ष। 15 से 35 वर्ष के युवा शामिल हैं, जिनमें एससी, कौन कौन, एससी, एसटी और उसके बाद पीडब्ल्यूडी की एज रिलैक्सेशन दी गई, छूट दी गई। कितनी? 35 के बजाय इनमें इनको कहा गया 45 वर्ष। कितना? 45 वर्ष। इनमें से 1/3 जो महिलाएं होंगी उनको अनिवार्य किया गया कि 1/3 सदस्य महिला की अनिवार्यता होगी। इसके अलावा 50% जो मेंबर होंगे वो आपके एससी व एसटी के सदस्यों को शामिल किया गया है। 15% क्या होंगे? अल्पसंख्यक। 15% क्या होंगे? अल्पसंख्यक मेंबर को शामिल किया गया है इसमें। इसके अलावा 3% इसमें जो फंडिंग दी जाएगी वो दिव्यांग को दी जाएगी। असल में ये योजना जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल है, इसको एक प्रोग्राम चल रहा है नेशनल रूरल, उसके बाद लाइवलीहुड मिशन। इसी को NRLM के नाम से जाना जाता है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। उसका ये क्या है? हिस्सा है, उसका एक अंग है। तो ये आज का रहा डिस्कशन। ये डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।